हे गाइस, वेलकम बैक टू योर ऑन अकेडमी दैट इज़ ए टू जेड केमिस्ट्री। स्वागत है आप सभी का मेरे इस प्लेटफॉर्म पे जहाँ पे हम कर रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम। स्ट्रक्चर ऑफ एटम डिमांड्स थी बच्चों की, इसीलिए मैंने इस चैप्टर को उठाया सबसे पहले क्लास 11th के लिए, क्योंकि काफ़ी बच्चों की डिमांड आ रही थी मैडम चैप्टर 2 की फुल वीडियो डाल दो, चैप्टर 2 की फुल वीडियो डाल दो। तो आप लोग भी अगर आप देखो यूट्यूब, हर बच्चा मेरे लिए बहुत स्पेशल है, बहुत ज़्यादा स्पेशल है। तो अगर आप में से भी किसी बच्चे की पर्टिकुलर कोई चैप्टर हो, कोई टॉपिक हो, कहीं आपकी क्वायरी हो, कहीं आपके डाउट्स हो, तो आप मुझे पर्सनली व्हाट्सएप पे कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बताइए, या मेरी वीडियो के नीचे कमेंट्स के अंदर डाल दीजिएगा कि मैडम ये वाली वीडियो करवा दो, या कुछ भी कोई भी स्पेशल टॉपिक हो तो आप उसको डाल सकते हैं। ठीक है, यू आर फ्री टू डू दिस। ठीक है, तो हम अपना चैप्टर कंटिन्यू करते हैं, टाइम और वेस्ट ना करते हुए। लास्ट क्लास में हमने रदरफोर्ड के मॉडल को देख लिया था। अब इसके बाद जो टॉपिक शुरू होता है वो देखिए, एटॉमिक नंबर। जिसने पिछली वीडियो ना देखी हो तो सबसे पहले लास्ट वीडियो देख ले, उसके बाद ही इस वीडियो को कंटिन्यू देखिएगा, तभी जाके आप लोगों को समझ में आएगा एटॉमिक नंबर क्या होता है। हमने लास्ट क्लास में सीख लिया था कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम में एटम होता है, एटम के अंदर पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस होता है और बाहर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन। जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, और इलेक्ट्रॉन के पास यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बॉडी में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब एटॉमिक नंबर क्या होता है भाई, एटॉमिक नंबर क्या कहलाता है, एटम का नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सबसे पहले क्या होते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन। नंबर ऑफ प्रोटॉन ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर बनते हैं, तो एटॉमिक नंबर आपने याद रखना है, नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। किसके लिए, फॉर न्यूट्रल एलिमेंट। किसी भी न्यूट्रल एलिमेंट के लिए इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर हो सकते हैं, जबकि स्पेशल समथिंग सबके लिए क्या करना है, एटॉमिक नंबर को आप किससे डिनोट करोगे, जेड से। जेड से इसको डिनोट किया जाएगा। उसके बाद क्या होता है, मास नंबर। मास नंबर कह दो या एटॉमिक मास कह दो, एक ही बात है। इसको किससे डिफाइन किया जाता है, इसको डिफाइन किया जाता है भाई एम से, या ए से भी आपके बुक के अंदर मिल सकता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन मिलके क्या बनाते हैं, मास नंबर। ध्यान रखिएगा। तो इससे रिलेटेड कुछ एक छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं जो पेपर में आते हैं, पूछे जाते हैं। कोई भी एलिमेंट है, उसका एटॉमिक नंबर दे रखा है, एलिमेंट है, एटॉमिक नंबर दे रखा है, मास नंबर दे रखा है, तो आपसे इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछ सकता है, प्रोटॉन की संख्या पूछ सकता है, और न्यूट्रॉन की संख्या भी पूछ सकता है। एक क्वेश्चन करते हैं, आइएगा। तो ये रब कर दो, फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए, एन एलिमेंट whose atomic number is 4 and mass number is 8. Find out the number of इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। देखो, जब भी, अब ये क्या है, सबसे पहले आप ये देख लो, ये जो एलिमेंट है ना, ये एक्स मान लिया, ये एक न्यूट्रल स्पीशीज है, न्यूट्रल है। अगर ये न्यूट्रल है तो जेड किसके इक्वल होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन, और प्रोटॉन वाला किसके इक्वल होगा, अभी आपको बताया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन तो यहीं से हमें पता लग गया। अब जेड क्या है, एटॉमिक नंबर। ये जेड आपको दे रखा है, ये जेड है, तो ये क्या दे रखा है आपको, 4। तो प्रोटॉन भी कितने हो गए, 4, और इलेक्ट्रॉन भी कितने हो गए, 4। तो इसका मतलब यहाँ से हमें पता लग गया, इलेक्ट्रॉन 4 है, इलेक्ट्रॉन 4 है, और प्रोटॉन क्या है, 4 है। बात आई न्यूट्रॉन की। न्यूट्रॉन को करने के लिए मास नंबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। अगर ये प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन है, ये खाली प्रोटॉन है, तो इसमें से अगर आप इसको सब्ट्रैक्ट कर दोगे, माइनस कर दोगे, तो क्या आपके पास न्यूट्रॉन नहीं निकल जाएगा। बहुत इजी सा मैथ लगा दिया मैंने यहाँ पे। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालने के लिए
मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। मास नंबर आपके पास क्या होता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आपने निकालना है, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। मास नंबर क्या होता था, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, और एटॉमिक नंबर क्या है, खाली प्रोटॉन। तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन में से देखो, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन में से आप खाली प्रोटॉन को माइनस कर दोगे तो न्यूट्रॉन नहीं बच जाएगा। यही काम तो हमने यहाँ पे किया है, तो लगा दिया। मास नंबर 8 दे रखा है, ये दे रखा, ये रहा मास नंबर 8, 8 माइनस 4, तो न्यूट्रॉन की संख्या भी कितनी हो गई, 4। इलेक्ट्रॉन 4, प्रोटॉन 4, न्यूट्रॉन भी 4। डन। ये तो था बहुत इजी सा। अब थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन करते हैं, न्यूट्रल स्पीशीज का नहीं लेते, फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। एक क्वेश्चन और करते हैं। हाँ जी, अब एक और क्वेश्चन। एन एलिमेंट whose atomic number is 11 and carry one negative one charge, नेगेटिव 1 चार्ज है इसके ऊपर, ठीक। हैज़ मास नंबर 23, कैलकुलेट इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, तीनों चीज़ें निकालनी है आपने। अब यहाँ पे स्पेशल कह दिया कि विच कैरी -1 चार्ज, क्या कह दिया, -1 चार्ज। ये बात स्पेशल है, ये न्यूट्रल स्पीशीज नहीं है। एक्स नेगेटिव यानी कि ये जो एलिमेंट है, ये एलिमेंट आपका X1 नेगेटिव है। -1 चार्ज का मतलब X -1 है। तो अब देखिए बड़े ध्यान से, X अगर -1 है और इसका एटॉमिक नंबर Z दे दिया आपको 11, तो Z किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन के। प्रोटॉन कितना आ गया, 11। बट पॉइंट टू बी नोटेड, यहाँ पे ये जो X है, X अकेला नहीं है, -1 है। ये -1 किस लिए होते हैं, इलेक्ट्रॉन के लिए। -1 का मतलब है ये इलेक्ट्रॉन है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जब आप निकालोगे तो प्रोटॉन +1 चार्ज। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे -1 है तो यहाँ पे +1 हो जाएगा, -2 होता तो यहाँ पे +2 हो जाता, यहाँ -3 है तो यहाँ +3 हो जाता, यहाँ पे +1 है तो यहाँ -1 हो जाता, यहाँ +2 है तो यहाँ -2 हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन को टोटल कैलकुलेट कर रहे हैं, टोटल इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन प्लस ऊपर जो चार्ज है 11 + 1 यानी कि 12। इलेक्ट्रॉन की संख्या टोटल कितनी आ गई, 12। प्रोटॉन की संख्या कितनी आ गई थी, 12। कोई दिक्कत, ध्यान दीजिएगा। अगर यहाँ -1 है तो प्रोटॉन में +1 हो जाएगा, यहाँ -2 है तो प्रोटॉन में +2 हो जाएगा, यहाँ पे -1 है तो इलेक्ट्रॉन में हो गया 11 + 1। अगर यहाँ पे -2 होता तो इलेक्ट्रॉन में हो जाता 11 + 2। अगर यहाँ पे -3 होता तो में हो जाता 11 + 3। समझ में आ गई मेरी बात। अब यहाँ से आपने निकालने हैं न्यूट्रॉन को, निकालिए। न्यूट्रॉन कैसे निकालिएगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आपने निकालने हैं। अभी आपको बताया मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। मास नंबर आपको दे रखा है 23, एटॉमिक नंबर दे 11, तो न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है, 12। ये हो गया न्यूट्रॉन। कोई डाउट किसी को, तो ऐसा क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल सकता है। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। इसके बाद है आगे, रब कर रही हूँ, हाँ जी, यहाँ तक करने के बाद कुछ एक इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं, उसको देख लो एक बार। यहीं तक में इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस आती हैं। आइसोटॉप्स, आइसोबार्स, आइसोटोन्स, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इन चारों में से एक क्वेश्चन आपको पेपर में जरूर मिलेगा। आइसोटॉप्स क्या होते हैं, विच हैव
सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। ध्यान देना, ऐसे ही लिखना जैसे मैं लिख रही हूँ, चारों को इकट्ठे याद रह जाएगा। एग्जाम्पल 1H1, 1H2, 1H3। इस 1H1 को क्या कहते हैं, आपको पेपर में मिल सकता है, ये प्रोटीन, इसका नाम है प्रोटियम, इसका नाम है ड्यूटीरियम, इसका नाम है ट्रीटियम। ध्यान दीजिएगा, इसमें देखो एटॉमिक नंबर सबके सेम है, विच हैव द सेम एटॉमिक नंबर, बट मास नंबर क्या है, अलग अलग है, मास नंबर अलग अलग है। ठीक है जी, हो गया। नेक्स्ट देखिए आइसोबार्स, विच है, अपोजिट कर दो, विच हैव सेम मास नंबर सेम है बट डिफरेंट क्या है, एटॉमिक नंबर क्या है, डिफरेंट है। एग्जाम्पल मास नंबर सेम कैल्शियम आर्गन, पहले आर्गन लो, कैल्शियम, आर्गन का एटॉमिक नंबर 18, मास नंबर 40, 20, मास नंबर 40। ठीक है, तो इसमें देखो, अब आप कहोगे मैडम इसमें आपने यहाँ तो ऊपर लिखा था, ये लो मैं आपके लिए वैसे ही कर देती हूँ जैसे पीछे लिखा है, कोई कन्फ्यूज़न ना हो जाए। कैसे भी लिख सकते हो, 18, 20, 40, 40। बुक के अंदर आपको उल्टा मिलेगा, कैसे भी लिख दो, चाहे बस आपको पता होना चाहिए ऊपर क्या है नीचे क्या है। ठीक है, बुक के अंदर आपको ये मिलेगा, आर्गन 18, 40, कैल्शियम 20, 40, और यही पता है कैसे मिलेगा, ये ऐसे मिलेगा 1H1, 1H2, 1H3। मैंने उल्टा लिख दिया, बात एक ही पड़ती है। ठीक है, ये ऐसे लिख दो चाहे ऐसे लिख दो, बस पता होना चाहिए आपको। अब इसके अंदर क्या है, विच हैव द सेम मास नंबर। देखो कहाँ है मास नंबर, ये मास नंबर सेम है ना, मास नंबर आर सेम बट एटॉमिक नंबर आर डिफरेंट। आइसोटोन्स, देखो यहाँ पे नाम से याद रखना, आइसो का मतलब होता है सेम, टॉप्स याद रखवा दिया, आइसो का मतलब होता है सेम। यहाँ पे देखो आइसो का मतलब होता है सेम क्या, टोन्स, न्यूट्रॉन्स, जिसमें न्यूट्रॉन की संख्या सेम है, विच हैव सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। अब न्यूट्रॉन कैसे निकलते थे, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। जैसे मैंने कहा कार्बन 6, 12 और नाइट्रोजन आपका 7, 13। आप कहोगे नाइट्रोजन तो मैडम 14 होता है, 13 क्यों लिख दिया आपने, गलती करी है? नहीं भाई, गलती नहीं करी मैंने। यहाँ पे ये आइसोटॉप है नाइट्रोजन का, नाइट्रोजन के 2 आइसोटॉप पाए जाते हैं, नाइट्रोजन 13, नाइट्रोजन 14, 7, 7। नाइट्रोजन 13 भी पाया जाता है, नाइट्रोजन 14 भी पाया जाता है, मैंने यहाँ पे 13 वाला लिख लिया। अब देखो इसमें न्यूट्रॉन देखना, न्यूट्रॉन कैसे निकलते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, 12 में से 6 को माइनस कर दो, 12 माइनस 6, 7, 13 में से 7 को माइनस कर दो, 13 माइनस 7, 6 और 6 क्या हो गए, बराबर हो गए। तो जिसके अंदर न्यूट्रॉन की संख्या सेम है वो क्या कहलाते हैं, आइसोटोन्स। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज पे आ जाओ। आइसो का मतलब सेम, इलेक्ट्रॉनिक का मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या, नंबर्स, काउंटिंग क्या है, सेम है। तो क्या लिखोगे, विच हैव द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जैसे एग्जाम्पल सोडियम पॉजिटिव, मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव, एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव। देखो जरा इलेक्ट्रॉन की संख्या इसके अंदर देखना, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, Z11, इसका कितना होता है 12, इसका होता है 13, बट इलेक्ट्रॉन की संख्या देखो, 11 में से 1 माइनस 10, 12 में से 2 माइनस 10, 13 में से 3 माइनस 10। आई थिंक सभी को समझ में आ गया होगा। जब ऊपर प्लस होता है तो जेड में से माइनस कर देते हैं इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, अगर ऊपर प्लस होता है तो माइनस, अगर ऊपर माइनस होता है तो प्लस हो जाता है। इलेक्ट्रॉन की संख्या सेम आ गई, ये है आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। तो ये है आपका टॉपिक, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज तक हो गया। उसके बाद आगे देखिएगा, फटाफट से एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आगे देखते हैं, हमारे पास है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी या नंबर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन लेते हैं।
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी कर लेते हैं, एक थ्योरी हो जाएगी। कर दूं ये रब? नेक्स्ट टॉपिक, वेव थ्योरी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। क्या कहती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी? कहता है, इसके पोस्टुलेट्स हैं, कुछ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, किसी भी सोर्स के थ्रू या बाहर से या सनलाइट से या किसी बल्ब से कहीं से भी कोई रेज आ रही है ना, रेज दैट आर या विच आर ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन। कहते हैं लाइट कमिंग फ्रॉम एनी सोर्स, लाइट किसी भी सोर्स के थ्रू आ रही है, चाहे बाहर सूरज से आ रही है, सनलाइट के थ्रू आ रही है, या किसी भी बल्ब के थ्रू आ रही है, किसी भी सोर्स के थ्रू जब कोई भी लाइट आ रही है, दैट आर ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ अ रेडिएशन। लाइट तो क्या लिखोगे? लाइट कमिंग फ्रॉम एनी सोर्स। सोर्स कौन सा? इट मे बी सनलाइट और बल्ब, आर ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ रेज या रेडिएशन। ये रेडिएशन बना दी। ये बना दीजिए रेडिएशन। अब इस रेडिएशंस के अंदर हमने बहुत सारी ये वेव बना दी। अब इसके अंदर बहुत सारी, एक दो बातें और बता दूं इसके बारे में। इस थ्योरी को किसने दिया था? जेम्स क्लार्क मैक्सवेल 1864 में दिया था। बाकी ये बात कोई पूछेगा नहीं, वैसे एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए रख लो। जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने दिया था। कब दिया था? 1864 के अंदर दिया था। उसके बाद ये तो था पहला पोस्टुलेट इसका। अब these rays has two electromagnetic waves and these rays has two, आप ये कह दो, nature. These rays has two nature, electric nature and magnetic behavior, and both are perpendicular to each other। दोनों आपस में एक दूसरे के क्या है? इन दो के पास ये जो रे है ना, ये रे जो है वो सिंपल एक डायरेक्शन के अंदर नहीं जा रही। ये जो रेज हैं ये इसके पास दो तरीके के नेचर हैं, दो तरीके की फील्ड लेके बैठी है। क्या कौन कौन सी फील्ड ये लेके बैठी है? इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड। नेचर की जगह यहाँ पे वर्ड कर लो फील्ड, ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। देखो कैसे, समझो। मैंने कहा ये कोई रे है, ये रे है हवा में। अब ये इसके दो फील्ड है। फील्ड का मतलब जो इसकी क्रिएशन है, एक जा रही है इस डायरेक्शन में, एक जा रही है इधर, एक जा रही है इधर। दोनों के बीच में एंगल कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का। एक रे जा रही है ऐसे ऊपर, एक रे जा रही है ऐसे नीचे। बोथ आर ऑफ 90 डिग्री टू ईच अदर। तो ये जो रेज हैं टू फील्ड, इसके पास दो फील्ड हैं। वन इज इलेक्ट्रिकल फील्ड एंड अनदर इज मैग्नेटिक फील्ड एंड बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये था सेकंड पोस्टुलेट। रब कर रही हूँ, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो। थर्ड पोस्टुलेट इसका क्या कहता है? These rays do not require any medium। इसको ट्रेवल करने के लिए किसी भी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। These do not require any medium। ये किससे ट्रेवल करती है? विद द वेलोसिटी ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसको चलने के लिए किसी भी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। ये रिक्वायर्ड करती हैं विद द वेलोसिटी ऑफ लाइट से।
उसके बाद फोर्थ पॉइंट इसका क्या है, दे डू नॉट रिक्वायर्ड फॉर द प्रोपेगेशन और एनी मीडियम, प्रोपेगेशन के लिए, चलने के लिए इसको मीडियम की भी जरूरत नहीं होती। दे डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम फॉर प्रोपेगेशन। प्रोपेगेशन का मतलब क्या होता है, चलना, एक जगह से दूसरी जगह पे जाने के लिए इसको किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं होती। दे डू रिक्वायर एनी मीडियम, दे ट्रेवल विद द स्पीड ऑफ लाइट। आप यहाँ पे ये बात कह सकते हो, ये और ये पॉइंट सेम लग रहा है ना, तो आप यहाँ पे ये कह सकते हो दे डू ट्रेवल विद द, या आप यहाँ पे ये कह सकते हो दे डू नॉट रिक्वायर एनी स्पेशल वेलोसिटी, एनी स्पेशल वेलोसिटी, दे ट्रेवल विद द स्पीड ऑफ लाइट। ये तो सिंपल इसके पोस्टुलेट्स हैं, आप कहीं से भी पढ़ोगे तो आपको पता लग जाएगा। अब जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसकी वो समझने की है, फटाफट से इसको स्क्रीनशॉट ले लो, इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी समझने की। देखिए क्या कहता है, बस इसी थ्योरी के साथ आज का टॉपिक खत्म करूंगी। सम इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, फर्स्ट वेवलेंथ, सेकंड फ्रीक्वेंसी, थर्ड वेव नंबर, ये क्रस्ट, ये क्या कहलाती है, क्रस्ट, CRUST, ये क्या कहलाती है, ट्रफ, TROUGH, ट्रफ, ये क्रस्ट, ये ट्रफ, ये क्रस्ट, ये ट्रफ। तो ये क्रस्ट, ये ट्रफ, इस क्रस्ट और इस क्रस्ट के बीच का होने वाला डिस्टेंस, द डिस्टेंस बिटवीन टू लगातार होने वाली क्रस्ट या टू लगातार होने वाली ट्रफ, क्या है ये, एक क्रस्ट ये है, एक क्रस्ट ये है, इन दो, ये दोनों आपस में क्या है, लगातार है, तो इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे, कॉन्टिन्यूस। ठीक है, तो दो लगातार होने वाली, तो क्या कहोगे, इट इज़ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड, इट इज़ द डिस्टेंस, कर लो बेटा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टू कॉन्टिन्यूज या टू कॉन्टिन्यूज रेज या क्रस्ट एंड ट्रफ, क्रस्ट और ट्रफ दो लगातार, इट इज़ द डिस्टेंस ट्रेवल बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव, जो आपके बुक में वर्ड मिलेगा, बुक के अंदर वर्ड कॉन्टिन्यूस की जगह आपको क्या मिलेगा, कॉन्जिक्यूटिव। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब क्या होता है, लगातार, कॉन्टिन्यूस का मतलब क्या होता है, लगातार, दो लगातार होने वाली वेव्स का बीच का डिस्टेंस। फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ रेज पासिंग थ्रू अ पॉइंट इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड के अंदर कितनी रेज पास हो रही हैं। इसका सिंबल क्या होता है, वेवलेंथ का लैम्डा, इसका सिंबल क्या होता है, न्यू, ये सिंबल होता है। वेव नंबर क्या होता है, वेव नंबर इज द रिप्रेजेंटेड बाय न्यू के ऊपर बार लगा दी, इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ, वेवलेंथ का क्या है, रेसिप्रोकल, न्यू बार इज इक्वल्स टू 1 अपॉन में लैम्डा। ये 3 डेफिनेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और एक रिलेशनशिप यहाँ पे और लिख लो, न्यू इज इक्वल्स टू सी अपॉन लैम्डा, इस पे न्यूमेरिकल्स बनेंगे भाई, न्यू इज इक्वल्स टू सी अपॉन में लैम्डा। फोर्थ डेफिनेशन भी यहीं पे बताने जा रही हूं, एम्पलीट्यूड किसे कहते हैं, एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड ये राजी, क्रस्ट की हाइट, ट्रफ की डेप्थ, इट इज द हाइट ऑफ द क्रस्ट, क्रस्ट की हाइट एंड डेप्थ ऑफ ट्रफ, ट्रफ की डेप्थ क्या कहलाती है, एम्पलीट्यूड कहलाती है। तो ये बेसिक डेफिनेशंस हैं जिनको आपने याद भी करना है, जो आपसे पेपर में पूछी जा सकती है। और ये 2 फॉर्मूलाज हैं जिनको हमने करने हैं, न्यू बार इज इक्वल्स टू 1 अपॉन लैम्डा, स्टार मार्क कर लो, इन दोनों पे न्यूमेरिकल बनेंगे। ठीक है जी, तो ये हो गया हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। इसी के साथ मैं आज की क्लास ख़त्म करती हूँ, टॉपिक को फिनिश करती हूँ और फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और कमेंट करते रहिए। बाय बाय।